देश की आजादी के बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब हमें बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इस इकोनॉमिक क्राइसिस का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि आरबीआई में रखे गोल्ड को हमें आईएमएफ को गिरवी रखना पड़ा और उनसे लोन लेना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि किस तरह हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकले, और ना सिर्फ निकले बल्कि आज दुनिया में हमारी जो इकोनॉमी है वो 6 नंबर पर आती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 1991 का दौर था और उस वक्त देश के जो प्रधानमंत्री थे वो चंद्रशेखर थे। और उस वक्त इंडिया को बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त इंडिया की जो फॉरेन रिजर्व थे वो सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर ही रह गया था। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे की वजह ये थी कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो ग्लोबलाइज नहीं हुई थी। इसका मतलब ये कि इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करती थी। छोटी से छोटी चीज लेकर बड़े से बड़ा जो सामान था वो उसके जो प्राइस होते थे वो इंडिया की गवर्नमेंट तय करती थी। इस क्राइसिस में इंडियन गवर्नमेंट आईएमएफ से लोन भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के सामने आईएमएफ कुछ ऐसी शर्त रख रहा था जिसे इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। और वो शर्त ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दे। इंडियन गवर्नमेंट इस शर्त को इसलिए नहीं मान रही थी क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया तो अचानक से मार्केट में जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसे पॉलिटिकल नुकसान होगा और आगे आने वाले इलेक्शन में उसे हार का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि देश की मुसीबत में और इजाफा हो गया। हुआ कुछ ऐसा कि गल्फ में इराक और कुवैत के बीच जंग शुरू हो गई। इससे हुआ ये कि ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया। एक तो पहले से ही क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था और अब तेल की कीमत बढ़ने की वजह से देश की हालत और खराब हो गई। और दूसरी तरफ आईएमएफ भी लोन देने के लिए तैयार नहीं था। अब किसी भी तरीके से लोन तो चाहिए था, तो पीएम चंद्रशेखर ने अमेरिका जाने का फैसला किया। और आपको पता ही होगा कि गल्फ वॉर में अमेरिका इराक पर हमले करने की तैयारी कर रहा था और अमेरिका को फिलिपाइन से इराक के बीच में एक ऐसे बेस की जरूरत थी जहां वो अपने आर्मी की ऑयल रिफिलिंग करा सके। तो उसने इंडिया के सामने एक कंडीशन रख दी और वो ये थी कि इंडिया उसे एक ऐसा बेस प्रोवाइड करे जहां वो अपनी आर्मी की रिफिलिंग कर सके। अब इंडिया के लिए ये कंडीशन बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि इंडिया और इराक के जो रिलेशन थे बहुत अच्छे थे और इराक और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे। आपको पता ही होगा कि वॉर में रशिया वेपन प्रोवाइड कर रहा था इराक को, और इंडिया और रशिया का रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा था। इस वजह से अगर इंडिया ये कंडीशन मान लेती तो एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होता। और आपको बता दें कि इंडिया ने ये पॉलिसी शिफ्ट लिया और इंडिया ने 9 जनवरी 1991 को अमेरिका की इस कंडीशन को मान ली। और फिर दूसरे ही दिन आईएमएफ ने इंडिया को $1 अरब अमाउंट प्रोवाइड करवा दिया। और इसके अलावा अमेरिका ने भी इंडिया की लैंड यूज करने के एवज बहुत से बिलियन डॉलर इंडिया को प्रोवाइड किए। लेकिन इतना पैसा इंडिया जैसे बड़े मुल्क के लिए काफी नहीं था और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट फिर से आईएमएफ से बातचीत कर रही थी। उसी दौरान ये तय हुआ कि इंडिया के रिजर्व बैंक का जो गोल्ड है उसे गिरवी रखकर आईएमएफ इंडिया को $60 करोड़ लोन देगा। इसमें कुछ अमाउंट आईएमएफ, इंग्लैंड और कुछ स्विट्जरलैंड से मिलने वाले थे। उसी दौरान मार्च में 1991 में चंद्रशेखर की जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई। लेकिन ये फैसला गवर्नमेंट गिरने से पहले ही हो गया और इस पर अमल गवर्नमेंट गिरने के बाद हुआ। अब चूंकि इस पर अमल शुरू हो गया था तो इंडिया से बहुत सारे गोल्ड दूसरी कंट्री ले जाने के लिए बहुत सारे चक्कर लगाए गए। और उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि ये सारी बातें जो है अवाम तक पहुंच गई। ये जो फैसला था वो अवाम से लिए बिना किया जा रहा था, लेकिन एक हादसे ने अवाम के सामने सारी पोल खोल दी। हुआ कुछ यूं कि सोने से बड़ी एक गाड़ी मुंबई की सड़कों पर चल रही थी और उसी दौरान गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और टायर पंचर होने के बाद बहुत से बॉडीगार्ड इस गाड़ी को घेर लिए। इसी दौरान जब गाड़ी रुकी तो अंदर के एक बंदे ने ये बात बाहर फैला दी कि आरबीआई का बहुत सारा गोल्ड दूसरे मुल्क गिरवी रखने के लिए ले जाया जा रहा है। एक तो इलेक्शन पहले से ही सर पर था और इस वाकये ने इलेक्शन के माहौल को और गर्म कर दिया। हर पार्टी इलेक्शन में जीतने के लिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने लगी। इसी मुद्दे के बीच इलेक्शन शुरू हुआ और पहले फेज की वोटिंग हो गई।
इसी दौरान एक और बड़ा हादसा हो गया। इलेक्शन का पहला फेज खत्म हो चुका था और दूसरे फेज के लिए पार्टियां कैंपेन शुरू कर रही थी। 21 मई को राजीव गांधी भी इलेक्शन कैंपेन के लिए तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्हें सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए असैसिनेट कर दिया गया। इस हादसे के बाद इलेक्शन एक नए मोड़ पर दाखिल हो गया। कांग्रेस पार्टी को जनता से सिंपैथी मिलने लगी और कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन में 244 सीट हासिल करने में कामयाब हो गई। इस तरह देश में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बन गई। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद पीवी नरसिम्हा राव को पीएम बना दिया गया और उनके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बने। और इसके बाद नई गवर्नमेंट ने वो सारे मुश्किल फैसले लिए जो इससे पहले की गवर्नमेंट करने से डरती थी। बिल आखिर मनमोहन सिंह ने देश की इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया। विदेशी कंपनियां अब इंडिया में आकर बिजनेस कर सकती थी और मार्केट में किसी भी सामान की प्राइस अब इंडियन गवर्नमेंट नहीं तय कर रही थी। इससे एक बार में महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन कुछ दिनों में हालात पटरी पर आने लगे। बाहर से आने वाली कंपनियों के बिजनेस से रोजगार में भी इजाफा हुआ। इस तरीके से जो सोना इंडिया ने दूसरे मुल्क गिरवी रखवाया था, वो अक्टूबर तक देश में वापस आ गया। तो इस तरह हमने इन 75 सालों में देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज हमारी इकोनॉमी 2.66 ट्रिलियन डॉलर के साथ वर्ल्ड में 6 नंबर पर आती है और इस बात का हमें गर्व है और उम्मीद है कि हमें आगे इससे अच्छा ही देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।